बुलेटिन का आगाज करने सबसे पहले आपको बताएं कि 8 दिसंबर की हड़ताल, हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स आमने सामने। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का गुस्सा आसमान पर। मुतालबात मंजूर ना होने पर कल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। पब्लिक के साथ गुड ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी। आवाम को ट्रांसपोर्ट के हसूल में मुश्किलात, कमर्शियल सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा है। पंजाब में पीर के रोज से पहिया जाम हड़ताल की कॉल, ट्रांसपोर्ट निजाम मफलूज होने का खदशा। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज हैं। हड़ताल के बायस सूबे भर में सप्लाई चेन और तजारती सरगर्मियों के शदीद मुतासिर होने का इम्कान है। बाबू साबू लाहौर में पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी असमतुल्लाह खान न्याजी ने कहा, हमने पंजाब की हद तक कॉल दी थी, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स शामिल हो चुके हैं। पूरी बरादरी, लेकिन हमारे ड्राइवर गाड़ियां चलाने से इनकारी है। अगर आप तक पूरी रिपोर्टें पहुंच रही हैं तो फिर आप ये भी पता करवाएं कि जी गाड़ियां कितने % खड़ी हो चुकी हैं बसें। और सुबह आप देखेंगे इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तान में, हमने तो सिर्फ पंजाब की कॉल दी थी, पाकिस्तान खुद इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि मसाइल ऐसा है, मसला ऐसा है कि जी हर आदमी इससे परेशान है। मेंबर मुत्तहिदा कमेटी और मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चौधरी शेर अली का कहना था कि हम तमाम ट्रांसपोर्टर्स अपने हक के लिए हड़ताल में शामिल होंगे। जो हमारे 11 रुकनी कमेटी बनी है, अल्लाह के फजल करम से ये 11 रुकनी कमेटी ही फैसला करेगी। पूरे पाकिस्तान का कोई एक दो बंदा फैसला नहीं कर सकता इस कमेटी का। जब तक ऑर्डिनेंस 2025 वापस नहीं लिया जाएगा, पूरे पाकिस्तान की पहिया नहीं चलेगा। ये हमारा मुतालबा है और ये हमारी डिमांड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं ने भी खिताब किया और हड़ताल में शामिल होने का इज़हार किया। चेयरमैन जामिन अब्बास के हमरा ताहिर जमील खान। लाहौर का दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड। आबो हवा इंतहाई मुज़र सेहत। पंजाब यूनिवर्सिटी और गिरदोनवा में सबसे ज़्यादा शरह आलूदगी 732 रिकॉर्ड की गई। तफसीलात जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, तफसीलात से बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड किया गया है। शहर की जो आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र सेहत है। गले, सांस, दमा और फेफड़े के मरीज़ों के लिए ये जो आबो हवा है ज़हर कातिल है, ये कहना है तिबी माहिरीन का। और उनका ये कहना है कि स्मोक में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो इंसानी जल्द के कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, उनमें सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है वो 732 पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके गिरदोनवा में हुआ है। दीगर इलाकों में DHA फेज़ 5 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है वो 672 है। मॉडल टाउन में 565 है। इसी तरह सांदा रोड पर 515 है। शादमर मार्केट में 459 है DHA फेज़ 8 और उसके अतराफ में जो शरह आलूदगी है वो 405 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में अस्करी 10 में 342 है। कंटोनमेंट के एरिया में 297 है। अल्लामा इकबाल टाउन में 209 AQI रिकॉर्ड किया गया है। मॉडल टाउन लिंक रोड पर शरह आलूदगी सबसे कम 184 रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं शहरियों को वो इख्तियार करनी चाहिए, जिनमें मास्क का इस्तेमाल है, ग्लासेस का इस्तेमाल है और घरों से बेजा बाहर ना निकलना भी प्रिकॉशंस में मौजूद है। शहर की जो आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे गवर्नमेंट की जानिब से इकदाम भी किए जा रहे हैं, जैसा कि जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उनकी जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं रोकथाम के लिए। इसी तरह LWMC की जानिब से उन इलाकों में जहाँ पर आलूदगी बहुत ज़्यादा है मैकेनिकल वॉशिंग की जा रही है और जो ईपा है उनकी जानिब से एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, शरह बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उसको डिस्पर्स करने के लिए वहाँ पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सूदमंद साबित नहीं हो रहा, चूँकि जो शहर और उसके गिरदोनवा में जलाई जाने वाली बाकियात हैं उनसे पैदा होने वाला धुआं जो है वो आबो हवा को इफ़ेक्ट करता है। और ख़ास तौर पर जब इंडिया में जो फसलों की बाकियात जब जलाई जाती हैं तो उसका जो जहरीला धुआं है जब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, स्पेशली लाहौर की हदूद में जब दाखिल होता है, तो वो यहाँ के जो आबो हवा है, जो एनवायरनमेंट है, उसको मुतासिर बिलवास्ता मुतासिर करता है, जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी शरह बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया हसनैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि चीनी नायाब होगी। क्रशिंग सीजन भी शुरू हो गया लेकिन चीनी सस्ती ना हुई। लाहौर में चीनी अब भी 195 से 200 रुपए किलो में बेची जा रही है। सरकारी निर्ख पर चीनी कहीं दस्तयाब नहीं। शुगर मिल से 50 किलो का चीनी के थैले का एक्स फैक्ट्री रेट 8000 है।
क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद चीनी महंगी। शहर के मुताबिक इलाकों में चीनी अब भी 180 से 195 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों की पसंदीदा मकामी मोटी चीनी महंगे दामों बेची जा रही है। शुगर मिल से 50 किलो चीनी के थैले का एक्स फैक्ट्री रेट 8000 रुपए है। कई शुगर मिल से 160 रुपए किलो के हिसाब से चीनी की सप्लाई जारी है। सदर पंजाब किराना मर्चेंट हाफिज आरिफ के मुताबिक परचून फरोशों को 165 रुपए किलो के हिसाब से चीनी सप्लाई की जाने लगी। होलसेलर्स परचून फरोशों के मिली भगत से आज खुद रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया की छापा माटी में चीनी की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम है। शहरियों ने चीनी की सरकारी नर्ख पर फराहमी का मुतालबा किया। बढ़ती महंगाई की बात करें तो शहर के बाजारों में महंगाई का राज है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपए किलो इजाफा। मुर्गी का गोश्त 480 रुपए किलो में बेचा गया। फार्मी अंडों की कीमत 353 रुपए फी दर्जन बरकरार रही, जबकि सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। टमाटर 55 की बजाय 100 रुपए किलो, लहसुन 150 की बजाय 190 रुपए में बेचा गया। अनार, मौसमी, सेब और दीगर फलों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। मुर्गी का फी किलो गोश्त 480 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। जिंदा मुर्गी का थोक रेट 338 रुपए किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमतें 353 रुपए दर्जन पर बरकरार है। सब्जियों फलों पर 30 से 80 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। प्याज की सरकारी कीमत 90 रुपए, बाजार में 120। टमाटर की सरकारी कीमत 55, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 150 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 190 तक फरोख्त हो रहा है। अदरक थाईलैंड की सरकारी कीमत 250 मुकर्रर, बाजार में 330 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। साग की सरकारी कीमत 43, जबकि बाजार में 50 रुपए। आलू की सरकारी कीमत 55 रुपए मुकर्रर, बाजार में 90 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मटर की सरकारी कीमत 124 रुपए मुकर्रर, बाजार में 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। गाजर देसी की सरकारी कीमत 70 रुपए है, जबकि बाजार में 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। दानेदार सरकारी कीमत 900, जबकि बाजार में 1000 रुपए किलो। सेब सरकारी 250, बाजार में 300 रुपए किलो। केला सरकारी कीमत 130 रुपए, बाजार में 150 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अवाम ख्वार। मनावा सेंटर के बाहर लाइसेंस के लिए लंबी कतारें। घंटों बाद भी लाइसेंस ना बनने की शिकायत। दिन भर लाइन में लगे अफराद फट पड़े। पुलिस से खिदमत मरकज लिबर्टी की बिजली बंद रही। लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले शहरी घंटों इंतजार के बाद मायूस लौट गए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर क्रैकडाउन जारी है। दूसरी जानिब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरी रुल गए। मनावा सेंटर के बाहर लाइसेंस बनवाने वालों की लंबी कतारें लगी रहीं। सुबह 6 बजे से आए शहरियों को 6 घंटे बाद भी सेंटर में दाखिल होने की इजाजत न मिली। रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद मनावा सेंटर के बाहर मौजूद रही। लाइसेंस बनवाने आए शहरियों का कहना था कि कसूर, शेखुपुरा, रायवंड समेत दूर दराज इलाकों से लाइसेंस बनाने आए हैं। लर्नर लाइसेंस बना, ना ही रेगुलर लाइसेंस बन सका। शहरियों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सिफारिशी अफराद को अंदर बुलाकर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। इतवार का रोज रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मुख्तस, फिर भी लाइसेंस नहीं बन रहे। वजीर आला पंजाब और अफसरान नोटिस लें। सुबह 6 बजे से आए हुए हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि जिनका लर्नर सिर्फ इधर बनना है, दूसरा लाइसेंस इधर बनना नहीं है। उसकी वजह ये बताते हैं कि बंदे ज्यादा हैं। ठीक है, पहले जब हम आपसे कहते थे तो आप बनवाते नहीं थे, अब बंदे ज्यादा हैं जिसकी वजह से लोड ज्यादा पड़ रहा है सर्वर पे। मैं 6 बजे का आया हूँ और यहाँ पे इतनी तादाद में रश था, आप सोच नहीं सकते। हर एक इंसान यहाँ पे इतना परेशान है कि मेरा ही लाइसेंस बन जाए, क्योंकि हमारे ऊपर हुकूमत ने इतना बर्डन डाल दिया जिसकी इंतहा नहीं, इतना बोझ डाल दिया। हम क्या करें? अगर हम आते हैं अपने वसाइल हुकूमत के पास लेके, हुकूमत के पास वो सिस्टम ही नहीं है हमारे वसाइल हल करने के लिए। गेट पे जाते हैं, गेट से साइड पे कर देते हैं। अब वहाँ पे लाइन लगवा दी है। सुबह 5 बजे के पहले लाइन में लगे हैं, अब दोबारा लाइन लगवा दी है। अभी हमारी गाड़ी आ रही है, 11 बजे की गाड़ी आ रही है, अभी तक गाड़ी नहीं आई लाइसेंस बनाने के लिए। पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी से भी ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा रुक गया। मरकज की बिजली 5 घंटे बंद रही। शहरियों का कहना है कि लिबर्टी खिदमत मरकज की बिजली सुबह 7 बजे से बंद है। दूर दराज से आए शहरी तवील इंतजार के बाद घरों को लौट गए। इंतजामिया के मुताबिक पुलिस खिदमत मरकज का जनरेटर डीजल की अदम दस्तयाबी पर बंद है। कच्चा लॉरेंस रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन के एतराफ गंदगी के ढेर। सफाई न होने की वजह से इलाके में बदबू और ताफुन से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रुमैल इलियास से। जी रुमैल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कच्चा लॉरेंस रोड के मकीनों को साफ पानी फराहम करने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामी इदारों की गफलत की भीड़ चढ़कर कूड़े करकट के ढेर में तब्दील हो चुका है। और इस प्लांट के अतराफ जमा जो कूड़ा करकट है वो न सिर्फ लोगों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का बाइस बना हुआ है, बल्कि इसने इलाके के माहौल को भी ताफुनज़दा कर दिया है, जिससे इलाका मकीनों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। और मुतादिद बार शिकायत के बावजूद भी
ان کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے جا رہے، ان کا یہ شکوہ ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے یہ ان سے بات کر کے جانیں گے۔ بتائیں جی کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف صاف پانی ہے، ایک طرف یہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ شکایت کی ہے ہم نے، کوئی نہیں آتا ادھر۔ اب آپ کے سامنے ہی ایسا پانی پیتے ہیں، بڑے مسئلے بنتے ہیں جی، جراثیم آتے ہیں پانی چ، صاف پانی چ۔ ہن دسو اسی یہ پانی پیے کہ پینے والا پانی ہے کوڑے دال؟ جی بالکل، آپ نے کچا لارس روڈ کے مکین کی بات سنی ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ متعدد بار متعلقہ انتظامی اداروں سے شکایات کی گئی ہیں، مگر کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا، اور نہ ہی اس علاقے میں کوڑے دان نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ شہری جو ہیں وہ ان میں کوڑا پھینکے۔ بے شک یہ جو کوڑا اس فلٹر پلانٹ کے گرد جمع ہے، یہ یہیں کے مکینوں نے یہاں پر پھینکا ہے، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ پورے علاقے میں جگہ جگہ کوڑا جمع ہے، کیونکہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو صفائی کا عملہ ہے وہ نہیں آتا، جس سے علاقے کی جو صورتحال ہے وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ یہاں کے مکینوں کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور ان کے علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کے انتظامات یقینی بنائے جائیں، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو کوڑے دان ہیں وہ بھی رکھے جائیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رومیل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مولن وال روڈ علی ٹاؤن میں نصب پر لائٹس کئی بار سے خرابی کے باعث بند پڑی ہیں۔ سڑک اور اطراف کا علاقہ رات کے وقت مکمل تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ ٹریفک حادثات معمول بن چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کا شعبہ اسٹریٹ لائٹ متعدد شکایات کے باوجود لائٹس روشن کروانے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ تاریک سڑک پر چلنا شہریوں کے لیے خطرناک بنتا جا رہا ہے۔ خواتین اور بزرگ اور طلبہ سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ یہ جو لائٹیں بند ہوتی ہیں، یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ جانی قیمتی جاتی ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کسے بات کر سکتے ہیں ہم، کسے کہیں گے؟ لیکن یہ جو رستے میں اندھیرے میں ہمیں دھکیلا جاتا ہے، یہ سے کس کی بات کریں، کس سے بات کریں ہم؟ کسے کہیں کہ سر یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، یا یہ غلط بات ہے، یہ غفلت ہے، یہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا راوی ٹول پلازا پر ریور ٹریننگ ورکس کا دورہ۔ مریم نواز کو منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے روڈ پیکیج 16 ریور ٹریننگ ورکس کا جائزہ لیا۔ راوی سٹی میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے M2 راوی ٹول پلازا ریور ٹریننگ ورکس کا دورہ کیا اور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ریور ٹریننگ ورکس پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے روڈا پیکیج 16 ریور ٹریننگ ورکس کا دورہ کیا اور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے راوی سٹی میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین روڈا شاہد اشرف تاڑر، CEO عمران امین، COO بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا نے سائٹ پر بریفنگ دی۔ پاک فوج کے نظام کو مزید مضبوط بنا دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں وفاقی وزیر علی پرویز ملک کی غزالی سلیم بٹ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ علی پرویز بولے کہ امید ہے فوج وطن کے دفاع میں مزید نمایاں خدمات سر انجام دے گی۔ فوج کی وجہ سے ہی پاکستان کا امیج عالمی سطح پر بہتر ہوا۔ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ شاد باغ میں وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے MPA غزالی سلیم بٹ کے ہمراہ موجودہ ملکی صورتحال پر پریس کانفرنس کی۔ MPA میاں عمران جاوید، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز بھی ہمراہ تھے۔ علی پرویز ملک نے کہا پاک فوج کے نظام کو مزید مضبوط بنا دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ملک میں معاشی استحکام لانا ہمارا عزم ہے۔ میں پاکستان کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی عوام کے لیے، اس کے معاشی تحفظ کے لیے، اس کے ویسے تحفظ کے لیے، جو آپ کی جغرافی تحفظ کے لیے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہی امید رکھوں گا ہم سب اس کے اوپر دھیان دیں گے، اور جو شخص بھی اس کے خلاف سازش کرے گا اس کو رد کریں گے۔ وزیر علی پرویز ملک نے پاور سیکٹر میں ترقی اور سرمایہ کاری پر بھی گفتگو کی۔ صرف اور صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس چیز کے اوپر دھیان دینا ہے، کیا ہم نے ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا ہے جو ہمیں اپنے مقصد سے دور کریں، یا ہم نے اپنی عوام کے لیے مستقل علاج اور مستقل بنا کے اوپر بہتری کا باعث بننا ہے۔ تو میں تو اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کی اس ویژن کے تحت
اس نظام کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ علی پرویز ملک نے کہا عوامی خدمت کا سفر دن رات جاری ہے، صرف وعدے نہیں بلکہ عملی کام بھی کر رہے ہیں جس سے معیشت مضبوط ہو سکے۔ کیمرامین محمد احمر کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ گرین ٹاؤن شہباز چوک UC 240 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح، وفاقی وزیر عطا تارڑ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ MPA میاں عمران جاوید، سینئر لیگی رہنما ساجدہ تارڑ سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ انتخابی مہم میں کیے وعدے پورے کیے، گلیوں سیوریج سڑکوں کے مسائل حل کریں گے۔ شہباز چوک UC 240 ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب، وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ترقی کے سفر پر روشنی ڈالی۔ میاں محمد نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون نے صرف ایک ہی شعار اپنایا اور وہ تعمیر و ترقی کا تھا۔ آپ پورے پاکستان میں جائیں، آپ جہاں جہاں جائیں گے آپ کو چپے چپے پہ تعمیر و ترقی کے نشان نظر آئیں گے۔ MPA میاں عمران جاوید نے حلقے کی صورتحال پر اظہار خیال کیا۔ آج اس علاقے کے اندر گلی گلی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، جو وعدہ عطا تارڑ صاحب نے کیا تھا وہ پورا ہوگا۔ اس علاقے کی ہر ایک گلی پکی ہوگی، آپ کو نیا واٹر سپلائی نظام ملے گا، سیوریج ملے گا، اس علاقے کے ہر پول پہ اسٹریٹ لائٹ ہوگی۔ سینئر لیگی رہنما ساجدہ تارڑ نے مزید کاموں کا عزم کیا۔ تقریب میں فاروق بھٹی، چودھری شہباز جٹ، انصر جمیل، حاجی جمشید طور، حاجی حمید سلطان شریک، چودھری عامر ایڈوکیٹ، شمیم اختر سمیت متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ شہریوں نے ترقیاتی منصوبوں پر حکومتی اقدامات کو سراہا۔ کیمرامین احمر کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پنجاب میں بلدیاتی اختیارات کے خاتمے کے خلاف جاری احتجاج کو عوامی جدوجہد قرار دیا۔ کہا کہ عوام کے بنیادی حقوق پر قدغن لگانے والی پالیسیوں نے غریب آدمی سے صحت، کھیل اور معاشی سہولیات بھی چھین لی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے گفتگو میں الزام عائد کیا کہ حکومت نے IMF کی پالیسیوں کو مینوئن نافذ کر کے بھی معاشی نظام کو بہتر بنانے میں ناکامی کا سامنا کیا۔ ٹیکسوں سے چلنے والی ریاست میں غربت مسلسل بڑھ رہی ہے، اشرافیہ عوامی حقوق پر قابض ہو چکی ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ شہروں اور دیہی کونسلز کے اختیارات ضبط کرنے والا نیا قانون کالا قانون ہے جو عوام کی رائے اور بلدیاتی نظام کو بے حد متاثر کر رہا ہے۔ ضلعی تحصیل اور نچلی سطح پر اختیارات منتقل کرنا ہی اصل جمہوریت ہے۔ اس وقت پنجاب کا جو بلدیاتی ایکٹ آیا ہے یہ بلدیاتی ایکٹ نہیں ہے، یہ کالا قانون ہے، کالا قانون ہے، اور یہ کالک مل رہا ہے حکمران طبقے کے منہ پر، اس لیے کہ اس میں سارے اختیارات کو چھینا گیا ہے۔ یہ اپنی پارٹی کے بھی سیاسی ورکر کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ جمہوریت کا اور ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے والے انہوں نے اس بلدیاتی ایکٹ میں یہ طے کیا ہے کہ یہ غیر جماعتی بنیاد پر یونین کونسل میں کونسلر منتخب ہوں گے، اور ایک ووٹ ایک فرد دے گا اور وہ اپنا UC چیئرمین بھی منتخب نہیں کر سکے گا۔ یہ کالا قانون ہے اس لیے کہ یہ شہروں کا بھی حق کھا رہا ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کا بھی حق کھا رہا ہے، اور سارے اختیارات بیوروکریسی کے اور صوبائی حکومت کے حوالے کر رہا ہے۔ مرکزی دفتر N 123 اور 124 میں عوامی کھلی کچہری، وفاقی وزیر اعلیٰ مبشر اقبال نے حلقے کے عوام کے مسائل سنے۔ MPA میاں عمران جاوید اور رانا راشد مناس کی بھی شرکت۔ شہریوں نے گلیوں، سیوریج اور واٹر سپلائی سمیت دیگر مسائل بارے آگاہ کیا۔ دفتر NA 123 اور 124 میں عوامی کھلی کچہری منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیرانا مبشر اقبال نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے فوری اقدامات کی یقین دہانی کروائی۔ وفاقی وزیر نے کہا عوام کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ جو چیزیں مسائل تو گورنمنٹ اتنی سموتھ چل رہی ہے، ڈیولپمنٹ کے کام وہ خود ہی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچی آبادیاں ہیں، کچی آبادیاں یہاں پہ نہیں ہو رہے کام سیوریج کے، وہ لوگ اپنے مسائل لے کے آئے، ان کے حل کروائے ہیں۔ واپڈا کے مسائل ہیں، کچھ لوگوں کے مسائل تو ہوتے ہیں۔ MPA میاں عمران جاوید نے کہا عوامی خدمت کا سلسلہ جاری ہے اور رہے گا۔ یہ جو ہے کھلی کچہری یہاں پہ کئی سالوں سے لگ رہی ہے، اپوزیشن میں بھی لگتی ہے، رانا مبشر اقبال صاحب کی سرپرستی میں، اور یہاں پہ عوام کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہ خدمت کا سفر
कई सालों से जारी है। और अब तो दौर ही जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है कि उनकी क़यादत में इस पंजाब की जो अवाम है वो आज बड़ी खुशहाली की तरफ रवां दवा है और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। MP राना राशिद मिन्हास ने भी खिदमत का अज़्म किया। तरजीही बुनियादों पे लोगों के मसाइल जो हैं, बुनियादी उनकी ज़रूरियात हैं, वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, तो उनके लोगों के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा नून लीग ने ही हल किए हैं। और खुली कचहरी में हल्के की आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। टूटी गलियों, सीवरेज, वाटर सप्लाई और दीगर मसाइल बारे आगाह किया। राना मुबशर इकबाल समेत MPs ने मसाइल जल्द हल करने का अज़्म जाहिर किया और कहा तरक्याती काम तसलसल के साथ जारी रहेंगे। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अरबाज खान, सिटी 42। जिलानी पार्क में रंगों खुशबुओं की बहार, गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश जारी। गुलाबी, पीले, नारंगी और सफेद रंगों के फूल शहरियों पर सहर तारी करने लगे। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश जारी, रंगों खुशबुओं की बहार। नुमाइश में 200 इकसाम के 15,000 गुले दाऊदी और 15,000 मैरीगोल्ड रखे गए हैं, जो देखने वालों के दिल मोह रहे हैं। गुलाबी, पीले, सफेद और नारंगी रंगों में खिलते ये फूल पार्क की फिजाओं को एक नए रंग में रंग रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। ऐसे एक्टिविटी हर साल होनी चाहिए और हर साल होती भी है। इससे मजीद अगर कुछ बेहतरी आ सकती है तो वो भी ज़रूर लानी चाहिए। दुनिया देखे कितना खुश लग रही है, हर बंदा खुश लग रहा है। छुट्टी का दिन है तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए उन्होंने और कोशिश है कि आइंदा भी वो इससे ज़्यादा अच्छा करें। कराची से आई हूँ और फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पर ये मेला शो देखने मिले। फ्लावर्स बहुत खूबसूरती बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और तरह तरह के इन्होंने फूल सजाए हैं। ये हर साल डिफरेंट करते रहते हैं, अब देखेंगे अगले साल क्या डिफरेंट करते हैं। बहुत मज़ा आता है हमें यहाँ, हमारा दिल जो है वो बिल्कुल ही तरोताज़ा हो जाता है। नुमाइश में फूलों से तैयार मुनफरिद मॉडल तवज्जो का मरकज, पग्गी, पाकिस्तानी परचम, दिल और मोर समेत हर मॉडल शहरियों पर सहर तारी कर रहा है। फवारों और गाड़ी को फूलों से दिलकश अंदाज में सजाया गया है। साल में 2 दफ़ा आता हूँ। मौसम बहार में भी यहाँ एग्जीबिशन लगती है और इस दफ़ा जो है ये पहले से मुझे मुख्तलिफ और ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। फूल तो बहुत सारे हमें बहुत सारे फेवरेट लग रहे हैं बहुत, क्योंकि मैं तो वैसे ही फूलों की फोटोग्राफी की बहुत शौकीन हूँ, तो सारे फूल ही अच्छे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये जो है गुले दाऊदी की जो नुमाइश है वो बहुत अच्छी लगी है। इससे इंसान का जो है माइंड जो फ्रेश हो जाता है। सेल्फी पॉइंट पर शहरियों का रश, बच्चे रंगों में भागते और दिलफरेब फूलों के साथ तस्वीरें बनाते दिखाई देते हैं। मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे आई हूँ, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। जिलानी पार्क में हर साल यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ होती है। मैं पिछले साल भी आई थी। यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फ्लावर्स बहुत अच्छे और डिफरेंट कलर्स के और बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तो सही है, बहुत अच्छा है कि यहाँ पर लोग आके देखें इसे और यहाँ पर देखिए भी कि कैसे किस्म के फ्लावर्स हैं। फूल बहुत अच्छे हैं, हम लोग इसके आजमाइश करने आए हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बच्चों और बड़ों के लिए बनाया गया स्नो कॉर्नर भी रंगों की इस दुनिया में खुशियां बांटते नजर आ रहा है। दिलकश नुमाइश एक हफ्ते तक जिलानी पार्क में जारी रहेगी। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशर रिजवान, सिटी 42। बात करेंगे एक ऐसे आर्ट की जिसमें ना ब्रश चलता है ना रंगों की बोतलें खुलती हैं, फिर भी ये आर्ट देखने वालों को अपने रंगों के जाल में ऐसा कैद कर लेता है कि नजर ही नहीं हटती। ये रिपोर्ट देखिए। ये है टेफ्टिंग गन आर्ट, वही गन जिससे आमतौर पर कालीन बुने जाते हैं। नौजवान फनकार हमजा रसूल खान ने इस गन को अपनी जुबान, अपना ब्रश और अपना इजहार बना लिया है। रंगों के साथ खेलने वाले ये आर्टिस्ट बैचलर्स के दूसरे साल में इस दुनिया तक जा पहुंचा जहां धागा सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि पूरी तस्वीर बन जाता है। हमजा रसूल का कहना है कि इस आर्ट का ख्याल तब आया जब वो सोच रहा था कि वो लोग जो देख नहीं सकते, इनके लिए आर्ट कुछ भी नहीं, एक ऐसी आर्ट बनाई जाए जिसको हाथ के लम्ब से छूकर पूरी कहानी समझ में आ जाए। बस फिर धागा इसका लफ्ज बना। इसकी जो इंस्पिरेशन है वो पॉप आर्ट से निकली है, इसके कलर्स वगैरह जितने भी हैं, और मैं कुछ हैंडमेड में जाना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं इस तरह की वॉल बनाऊं जो कि फुल हैंडमेड हो और उसको ताकि लोग टच कर सकें, उसको फील कर सकें, उनको पता चले कि यार ये इधर मेहनत हुई हुई है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। हमजा के इस टेफ्टिंग आर्ट को एक्सपो सेंटर के मारूफ नुमाइश में 3 रोज तक डिस्प्ले किया गया। एक्सपो में आने वालों के लिए ये सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि एक तजुर्बा था। आते ही जब मैं देख रहा था तो ये आई कैचिंग था और इतना इंटरेस्टिंग इसमें कलरफुल काम किया हुआ है कि
तस्वीर बनाए बिना, देखे बिना, रुके बिना बंदा जा नहीं सकता. इसको फील करने का एक्चुअली जो है ना वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है. ये जो दीवार है पीछे वॉल, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव और इट इज़ स्टैंडिंग आउट इन द होल एग्जीबिशन. Very colorful, very intelligent work. It really collects all the memories, like how our mind conceives all the memories and all that. The colors really make you come here and see all that. So yeah, it's really beautiful. भागों की ये दुनिया शायद खामोश हो, लेकिन इसके अंदर कहानियां बोलती हैं. स्ट्रोक्स, रंगों के सैकड़ों शेड और महीनों की मेहनत, कहीं जाकर ये दीवार एक कहानी बन सकी. टिफ्टिंग गन से उभरता हर रंग एक नई कहानी सुनाता है. इसमें लगा हर धागा अल्फाज बनता है और हर चैनल मुकम्मल कहानी सुनाता है. हमजा रसूल का ये फ़न आर्ट की नई तर्जुमानी है जो देखने वालों को सोचने पर मजबूर ज़रूर करता है. कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पंजाब चैप्टर का कॉन्वोकेशन 2025 का इनेकाद किया गया. वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत. कॉन्वोकेशन में 487 तलबा तलबात ने असनाद तकसीम की गई. पंजाब चैप्टर कॉन्वोकेशन 2025 का इनेकाद ईवान इकबाल में हुआ. वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की. कॉन्वोकेशन में 487 तलबा को असनाद जारी की गई. तलबा में 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 23 और 14 ब्रॉन्ज मेडल समेत मेरिट सर्टिफिकेट तकसीम किए गए. वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद ने ग्रेजुएट होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जदीद दौर के तकाज़ों और मार्केट की ज़रूरियात को सामने रखते हुए नए तालीमी प्रोग्राम का आगाज़ भी किया, जिनका मकसद ऐसे तलबा तैयार करना है जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मतलूब हैं और अपनी महारतों के ज़रिए कौमी और आलमी सतह पर नुमायां कामयाबियां हासिल कर सकते हैं. तलबा ने ग्रेजुएट होने पर खुशी का इजहार किया. मुझे आज ग्रेजुएट डिग्री मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मैं बाकी सब सिस्टर से भी ये कहूँगी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाई है और उसमें आप हिस्सा लें और अपनी तलीम को जारी रखें और अपने माशरे के लिए एक मिसाल कायम करें. तो मैं आज इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मैंने हासिल की है और मैं बहुत ही दिली तौर पे इस यूनिवर्सिटी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा ये तलीमी अदारा बनाया. मुझे बहुत अच्छा लगा. ये मैंने गाउन वेयर किया, कैप वेयर किया और ये स्टेज पर्सन से वॉक की. इतने सीनियर हमारे सामने पर्सन थे, तो इट वाज अ फैबुलस डे फॉर मी. कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रार राजा उमर यूनुस, डॉक्टर मलक तोकीर अहमद खान, जाहिद अख्तर खाकी, ईमान उल्लाह मलक समेत यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान, स्टाफ मेंबरान, माहिरीन तालीम, समाजी और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की. कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42. पाकिस्तानी तालबा हमना कारदार का क्वींस कॉमनवेल्थ मजमून नवीसी मुकाबले में गोल्ड अवार्ड. मुकाबले में दुनिया भर से 60,000 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया. लाहौर की बासलाहियत तालबा हमना की तहरीर ने ज्यूरी को मुतासिर किया. कॉमनवेल्थ मजमून नवीसी मुकाबले में शरीक हजारों तलबा में पाकिस्तानी तालबा हमना कारदार की तहरीर ने ज्यूरी को मुतासिर किया. मुकाबले में हमना कारदार ने गोल्ड अवार्ड हासिल किया, जो इस नौयत के मुकाबलों में आला तरीन एजाजात में से एक है. इस अवार्ड का हसूल न सिर्फ हमना के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज है. हमना कारदार कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आलमी सतह पर इस मुकाबले में पाकिस्तान का नाम इतने बड़े एजाज के साथ सामने आएगा. दुनिया भर से बच्चे अपनी कहानियाँ इसमें भेजते हैं. जो भी टॉपिक्स उनको दिए जाते हैं उनमें से वो कुछ एक चूज़ करते हैं. कोई अपना कल्चर रिप्रेजेंट करता है तो कोई साइंस फिक्शन वगैरह लिखता है. और नियरली 50,000 to 60,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. इस साल 57% ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर. लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली तालबा ने पंजाब की सकाफत पर मबनी कहानी को जदीद रंग में अपने मजमून में पेश किया, जिसे मुकाबले में बहुत पजीराई मिली. मेरा रीज़न यही था कि पंजाब इतना डाइवर्स और रिच कल्चर रखता है एंड वो डिज़र्व करता है कि उसकी स्टोरीज़ को ग्लोबल लेवल पे पेश किया जाए. एंड आई एम सो ग्लैड कि पंजाबी कल्चर की एक कहानी ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट हुई है थ्रू मी एंड वो रिकॉग्निशन लेके वापस आई है. हमना के भाई उसामा कारदार का कहना था, हमना हमेशा से ही मेहनती रही है. खुशी है कि उसने ना सिर्फ हमारा बल्कि मुल्क कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया. हमारी फैमिली के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है और शी इज़ द वन जो पाकिस्तान के लिए एक अवार्ड लेके आई है. इवन पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है. हम आगे भी उसको ऐसे सपोर्ट करेंगे कि और
یہ چیزیں وہ کر سکے اور اپنے جو اس کے ڈریمز ہیں وہ پورے کر سکے۔ ہمنا کاردار کا کہنا تھا کہ وہ مستقبل میں بھی لکھاری کے طور پر ملک کی نمائندگی کرنا چاہتی ہیں۔ ہمنا کاردار کی یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی نوجوان نہ صرف عالمی مقابلوں میں حصہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ نمایاں مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ایوارڈ ان کے لیے مستقبل میں نئی راہیں کھولے گا۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42 لاہور۔ انڈس ایسوسی ایشن لاہور اور کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ کے اشتراک سے الحمرا آرٹ کونسل میں سندھ کلچر ڈے کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں گورنر پنجاب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گلوکارہ سنم ماروی کی پرفارمنس نے تقریب میں 4 چاند لگا دیے۔ الحمرا آرٹ کونسل میں سندھ کلچر ڈے کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے خصوصی شرکت کی۔ شرکاء کی جانب سے اجرک ٹوپی کا تحفہ دیا گیا۔ گورنر پنجاب نے تقریب کے انعقاد کو سراہا اور سندھی بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے لاہور میں اتنا زبردست اور اتنا اچھا پروگرام اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو سندھ کا ایک عظیم اور پرانا کلچر ہے، سندھی قوم اس کی وارث ہے، آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور کوئی اس میں میری کوئی دوسری رائے نہیں کہ اگلے کئی ہزاروں سال تک یہ سندھ کا کلچر قائم رہے گا انشاءاللہ۔ وزیر سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ پنجاب میں سندھ کے کلچر کے تقریب کے انعقاد سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ پورے سندھ میں تو منایا جا رہا ہے، مگر ہم نے کہا کہ آج ایک یکجہتی ایک ملک لیول پہ دکھائیں کہ سندھ اور پنجاب نے دونوں نے مل کے سندھی کلچر ڈے پورے پاکستان کے لوگ یہاں پہ تو انہوں نے ساتھ مل کے منایا ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو باہر سے لوگ آئے ہوئے، ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہر سال کی تعداد میں وہ آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ یہ پروگرامز کرتے ہیں۔ تقریب میں سندھی طلباء نے ثقافتی رقص کیا اور خوب داد سمیٹی۔ تقریب میں خالد یوسف عباس، چانڈیو انوار عزیز، منیر احمد، اشوک کیتری، چیتن لال، جگدیش، حاجی بخش سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین ندیم بھٹی کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ ممبر صوبائی اسمبلی ملک ریاض کے صاحبزادے عمر ریاض کی دعوت ولیمہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وفاقی وزیر احسن اقبال، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت لیگی ارکان اسمبلی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ دعوت ولیمہ کا اہتمام قصر نور ایونٹ کمپلیکس کینٹ میں کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر بلال یاسین، پرویز رشید، تنویر احمد، موسیٰ گیلانی، خالد محمود، وزیر اعلیٰ کے پولیٹیکل سیکرٹری ذیشان علی نے شرکت کی۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، نائب صدر سارک میاں انجم نثار، ذیشان سہیل ملک محمد سہیل شریک ہوئے۔ سابق صدر لاہور چیمبر محمد علی میاں، باؤ محمد بشیر، شبیر ہیرا بھٹی اور زعیم قادری، راہیل اصغر، رانا نثار، طاہر منظور چودھری، احد امین ملک، حاجی محمد حنیف شریک ہوئے۔ تقریب میں شریک مہمانوں نے نوبیاہتا جوڑے کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ لاہوری خوابوں کے شیدائی دمبا کڑھائی لاہوریوں کی پسندیدہ ڈش۔ سردیوں میں اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں سردیوں کی شاموں میں جب چٹخورے گھروں کی بجائے ڈنر باہر کرنا پسند کرتے ہیں۔ کھانے اپنی جگہ، مگر دمبا کڑاہی کی بھی خوب دھوم ہے۔ خوشبودار مسالہ جات میں بھنا ہوا گوشت بھوک بڑھاتا ہے۔ کوئلوں کی دھیمی آنچ میں بننے والی دمبا کڑاہی ذائقے میں لاجواب ہوتی ہے۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں گرما گرم گوشت کا اپنا ہی لطف ہے۔ کڑاہی سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو جاننے والوں کو بھی اپنی جانب کھینچ لاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دمبے کا گوشت تاثیر میں گرم اور ذائقہ دار ہونے کے ساتھ صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ ابھی ہم وزیر آباد سے ہیں، اسپیشل دمبا کڑاہی کھانا ہے، تو یہ ہے کہ آرڈر دیتے ہیں، آ کے اپنی مرضی سے گوشت وغیرہ بنواتے ہیں۔ گھر میں کھانا بنانے کو دل نہیں تھا تو اس لیے ہم لوگ ریسٹورنٹ میں آ گئے اور یہاں پہ ساری فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں کھانا۔ دسمبر کی سرد راتوں کو چائے اور یخنی سے یادگار بنایا جاتا ہے۔ دمبا کڑاہی کھانے کے بعد چائے یا قہوہ ضرور نوش کرتے ہیں۔ کیمرہ مین علی کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔